नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए विषयवार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और पिछले एक साल का रिवीजन कर रहे हैं। मैं इंडियन पॉलिटी के साथ आता हूं, आपसे जुड़ता हूं और इससे पहले अप्रैल 2023 का और मई 2023 का हमने रिवीजन कर लिया है। इस लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम जून 2023 में जो मुद्दा इंडियन पॉलिटी से संबंधित था उस पर बात करने वाले हैं। फिर से ध्यान दिला दूं, जून 2023 की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि वह जो है 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, एक बात समझ लीजिए, जून 2023 में पॉलिटी से संबंधित उस एक महीने की मैं बात करूं, केवल उस एक महीने में तकरीबन 12 ऐसा टॉपिक था जो कि चर्चा में रहा था। जैसे कि उस समय भी, जून में भी यूसीसी बहुत चर्चा में रहा था, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे। ठीक है, सीबीआई उस वक्त बहुत चर्चा में रहा था, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, क्योंकि राज्यपाल के पद को लेकर के काफी विवाद हो गया था तमिलनाडु में, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत छोटा टॉपिक होता है, कई बार कुछ शब्द नया आ जाता है अखबारों में और उस पर चर्चा होने लग जाती है। और चूंकि यूपीएससी का ऐसा नेचर है कि वह शब्दों से भी प्रश्न बना देती है, इसलिए मैंने क्या किया है कि कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़रूरी नहीं है, आप उसको स्किप कर जाएंगे, लेकिन यूपीएससी की नज़र वहाँ पड़ सकती है। तो अगर मान लीजिए ये 12 टॉपिक है, तो मैंने क्या किया है, इसमें 9 टॉपिक शामिल किया है। ठीक है, क्योंकि 3 टॉपिक आप कहेंगे क्यों छोड़ दिया, तो ऐसे 3-4 टॉपिक मैंने छोड़े हैं जो यहाँ देखिए, जून 2023 है तो आगे चल के जैसे सितंबर 2023 में या 2024 के जनवरी में फिर से वो चर्चा में आ गया वो टॉपिक, यानी कि उस पर कुछ अपडेट हो गया, सरकार ने कुछ अपडेट कर दिया, नया कुछ आ गया है, तो वहां पर हम उसकी चर्चा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक साल का हम देख रहे हैं, तो हमारे पढ़ाई में, तैयारी में दोहराव की समस्या से हम बच जाएंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो यहां पर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गया। ठीक है, 9 टॉपिक के साथ मैं आया हूं, जिसमें से कुछ टॉपिक तो बहुत जरूरी होगा और कुछ टॉपिक जो है छोटे छोटे रहेंगे टॉपिक, लेकिन वो शब्द वाला टॉपिक रहेगा तो वो भी आपको तैयार कर लेना है, उसे भी क्यों ही छोड़ना। तो यहां पर आपने ये पूरा स्थिति समझ लिया है। आप हमारे पढ़ने का तरीका जानते हैं, हम लोग कैसे डिस्कशन क्या करते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टॉपिक देखते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या चर्चा में रहा था, उस पर पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद उस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न देखते हैं। आप कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उस टॉपिक का, कि यदि यूपीएससी की नज़र उस टॉपिक पे पड़ता है और उस टॉपिक से यूपीएससी प्रश्न बनाएगी तो किस तरह का प्रश्न होगा, तो हम उसको भी सॉल्व करके लेके चले जाएंगे। यहाँ देखिए, आंसर भी मैं लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर आंसर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है, चूंकि प्रीलिम्स से पहले अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस का उद्देश्य होता है कि हम बारीकियों को समझें कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, सही कहाँ कर रहे हैं, प्रश्न को किस हिसाब से हैंडल करना है, यूपीएससी विकल्प पे कैसे काम करती है, ये सब चीज़ सोचना है। सिर्फ सही जवाब या गलत जवाब हमें जानना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, पहले भी हम 2 लेक्चर आपके साथ कर चुके हैं, तो आप तो जान ही रहे हैं। चलिए, और यहाँ पर देखें तो जैसे कि करंट अफेयर्स है, तो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है, आपके साथ जुड़ने का जो तरीका है, करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक जो चर्चा में रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप जानते हैं मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा उसके स्टैटिक पोर्शन पर मैं आपको लेके चलता हूं, बेसिक पे लेके चलता हूं। क्योंकि देखिए, मेरा अपना मानना है, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र भी देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है यूपीएससी के हिसाब से वह है पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वह रामबाण है, अगर आपको यूपीएससी के नब्ज को पकड़ना है। तो यहां पर देखिए, मैं जो करंट अफेयर्स आपको लिया करता हूं, तो जो मुद्दा चर्चा में है उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही, उस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे संबंधित कोई बेसिक चीजें हैं, स्टैटिक पोर्शन है, तो हम वहां भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ये मुद्दा चर्चा में रहा तो यहां से प्रश्न आ करके यहां से पूछा जा सकता है, संबंधित है, इससे कोई आर्टिकल पूछ ले, ठीक है, इससे कोई जुड़ा हुआ लॉ है, कोई पुराना केस है, कुछ भी चीज़ें, कहीं पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट किया हो इससे रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। तो पढ़ने का तरीका समझ गए कि क्या करने वाले हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है राजद्रोह कानून, है ना। अब राजद्रोह कानून जो है काफी विवादों में रहा है, लंबे समय से यह मांग किया जाता रहा है विभिन्न सिविल सोसाइटी के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, कि इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। ब्रिटिश जमाने का ये कानून है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते रहते हैं ना, बहुत सारे कानून को उन्होंने खत्म भी किया है, केंद्र की ये सरकार,
और क्या लॉजिक दिया गया है, क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, तो आज की तारीख में हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसके वजह से न्यायपालिका पे, और इसे कहा गया वकीलों का स्वर्ग कह दिया गया, ऐसे कानूनों को वकीलों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को इसका, आम शहरी को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे कानून को ख़त्म किया गया। ऐसे ही ये राजद्रोह का जो कानून है इसको भी ख़त्म करने की बात की गई। वजह क्या कहा गया? कहा गया कि जो भी सरकार सत्ता में रहती है, ध्यान रखना है, जो भी सरकार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हमें राजनीतिक बातों में नहीं उलझना है, हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो हमारे मतलब की जो चीज़ें हैं हम उस पर सिर्फ बात करेंगे। तो कहा गया जो भी सरकारें सत्ता में रहेगी उसके पास एक टूल्स है ये कानून, और ये कानून जो है विपक्ष को दबाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक है, अब समझ लेते हैं, बेसिक भूमिका समझ गए। अब यहां पर इसको लेकर के विधि आयोग ने एक रिपोर्ट सौंपा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 22वें विधि आयोग ने राजद्रोह कानून के उपयोग पर अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी कर दी। अब चूंकि ये रिपोर्ट जारी किया गया है, विधि आयोग के द्वारा किया गया है, और राजद्रोह कानून का उपयोगिता है भी कि नहीं, आज के दिन में वो प्रासंगिक है या नहीं, ये डिबेट बना हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। विधि आयोग पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप फिर से इसको तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा नोट्स, ताकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में उसने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। ध्यान देना है, बातें क्या मैं कह रहा था कि राजद्रोह कानून को खत्म करने की आवश्यकता है, लेकिन 22वीं रिपोर्ट जो विधि आयोग ने दिया, तो विधि आयोग ने कहा कि अभी इस कानून को खत्म करना उचित नहीं होगा, इसको बनाए रखिए। अब इस डिबेट को भी समझिए कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, करंट अफेयर्स आपको नहीं बताएगा डिबेट में कि ऐसा क्यों कहा गया है, लेकिन यूपीएससी तो उस पर नजर रख रही है ना, आपको समझना होगा। इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू के आर्टिकल आप देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस देख रहे हैं, तो इस पे बहुत आर्टिकल उस समय आए थे। ठीक है, यानी कि जून जुलाई के महीने 2023 में न्यूज़पेपर जाके देखिएगा, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आपने इंटरनेट पे भी देखेंगे तो मिल जाएगा आपको ये। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये लॉजिक दिया था कि विधि आयोग ने 279वीं रिपोर्ट जो अपनी ये दी थी, 22वीं विधि आयोग की चर्चा की गई, इस रिपोर्ट में क्यों ये कहा गया कि इस कानून को बरकरार रखने की आवश्यकता है। देखिए, इसका वजह बताया गया कि भारत की जो सिचुएशन है फिलहाल का, उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो कहा गया आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, कि आंतरिक सुरक्षा जो है उसके लिहाज से फिलहाल इसको खत्म करना उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं उग्रवाद की समस्या जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नक्सलवाद की समस्या है, अर्बन नक्सलवाद भी एक टर्म है जो आप जानते हैं, बार बार चर्चा चलता रहता है, अभी भी चुनाव में ये शब्द चर्चा में चला हुआ है। तो इन सब वजहों से कहा जा रहा है कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए। हाँ, इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर के कुछ बातें कही गई है। तो हमारा मेन मोटो क्या होने वाला है? कानून खत्म करने पे नहीं, दुरुपयोग कैसे कम होगा। अब देखिए जरा, राजद्रोह कानून क्या है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की धारा 124A के अनुसार, ये चीजें तो आप एकदम ध्यान में रखिएगा, धारा 124 और ए ध्यान में रहे तो और अच्छी बातें। अब इसमें कहा गया है कि सरकार के प्रति घृणा या अवमानना अथवा उत्तेजना पैदा करने के प्रयास को राजद्रोह माना गया है। ध्यान देना है, सरकार के प्रति यहां पर शब्द। अब देखिए कैसे, तो आप यह काम जो है किसी को उत्तेजित कर सकते हैं, सरकार के प्रति उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं, उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, हिंसा का भाव भर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मौखिक रूप से हो सकता है, भाषण दे करके हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, आर्टिकल लिख के हो सकता है, मैगजीन में लिख के हो सकता है, संकेतों के माध्यम से भी तो किया जा सकता है, दृश्य रूप से यानी कि आप तस्वीरों के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसे फिल्म बनाए जाए, वेब सीरीज ऐसे क्रिएट किया जाए, या ऐसे ऐड चलाए जाए जिसमें नफरत दिखाया जाए, या डिजिटल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाए, सोशल मीडिया पे गलत इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें की जाए, या फिर अन्य तरीके भी इसमें शामिल किया गया है। इन सब माध्यम से यदि ऐसा किया जाता है तो राजद्रोह का मामला आएगा। अब यहाँ पर विधि आयोग ने इस बात को लेकर के प्रस्ताव दिया है।
विधि आयोग ने इसकी परिभाषा को लेकर के कहा कि हिंसा भड़काने या लोक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति से युक्त पद को जोड़ दिया जाना चाहिए। प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। कृत्य कोई हुआ है, अब यह देखना है कि वह कृत्य करने की प्रवृत्ति उसकी कैसी थी, नियत जिसको आप कहते हैं कि नियत देखना है उस व्यक्ति का। तो वही कहा गया कि हिंसा भड़काने या लोक अव्यवस्था पैदा करने की क्या प्रवृत्ति उस व्यक्ति की रही, यह देखना पड़ेगा। यह पद जोड़ जाए। जेल की अवधि को यहां पर 7 वर्ष या आजीवन कारावास तक बढ़ा देने की बात की गई। वर्तमान की बात करें तो 3 वर्ष या आजीवन कारावास की व्यवस्था रही। यह ध्यान रखना है। यह हम पढ़ कब कर रहे हैं, जून 2023 का, ठीक है। राजद्रोह के लिए कोई भी एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि कोई पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच नहीं कर लेता है। यानी कि सबसे पहले आप प्रारंभिक जांच कर लीजिए, आप दुरुस्त हो जाइए, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके अलावा इसमें रैंक भी बता दिया गया कि प्रारंभिक जांच की जाएगी तो किस रैंक के अधिकारी के द्वारा। तो इसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारी जो भी होगा वह इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। मामला समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? विधि आयोग ने ऐसी सिफारिश क्यों दी है, ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि विधि आयोग का यह कहना है कि राजद्रोह का जो मुकदमा होता है यह अपने आप में, धारा 124A की बात कर रहा हूं, राजद्रोह, यह अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा करता है। व्यक्ति को आप कह सकते हैं एक तरह से राजद्रोह जब लग जाएगा तो उसमें काफी हीन भावना आ जाती है, कई तरह की अदालत से उसे जमानत मिलने में मुश्किल होने लगता है। तो सोच समझ के इस तरह का एफआईआर किया जाना चाहिए और इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी उसकी प्रारंभिक जांच ना करें। कहने का तात्पर्य है कि ट्रेंड पुलिस ऑफिसर अगर करता है तो त्रुटि होने की संभावना जो है वह नगण्य हो जाएगी। मामला समझ में आ गया? चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। विधि आयोग, पहले डिबेट क्या है, क्यों कहा जा रहा है इस कानून को खत्म करने की बात, फिर राजद्रोह को लेकर के विधि आयोग की रिपोर्ट क्या है, कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट है, तो 22वीं विधि आयोग की रिपोर्ट है। राजद्रोह की कानून की बात कहाँ कहा गया है, तो आईपीसी 124A में कहा गया है। उसके अलावा ये कितने नंबर की रिपोर्ट है विधि आयोग की, तो 279वीं रिपोर्ट है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गया। क्यों विधि आयोग नहीं खत्म करना चाह रही है, कारावास की सजा की बात की गई है आजीवन, और जो सजा दिया गया है उसमें कहा गया कि अब 7 वर्ष तक कर दीजिए। तो इन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न देखते हैं। राजद्रोह कानून पर विधि आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सबसे पहले जब ये पढ़ा कीजिए ना तो इसको बहुत ध्यान से, इस लाइन को पढ़ा कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से है, यानी कि सही है, ये देखना हमें। अब देखेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां सही है तो आपने देख लिया, बहुत जगह आप देखेंगे गलत है, सत्य है, असत्य है। ये जो कहा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से, कई जगह पूछा जाएगा कितने कथन, ये यूपीएससी का नया पैटर्न है विकल्प को तैयार करने का। वह यह नहीं पूछ रही कि कौन सा कथन, वो पूछ रही कितने कथन, एक कथन सही है कि 2 कथन सही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पूरा सही जानकारी रखते हैं, आंसर करने वक्त वो भूल जाते हैं कि कितना कथन पूछा गया था कि कौन सा कथन पूछा गया था। इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जल्दीबाजी में और गलत करके आ जाते हैं। 1-2 नंबर आपका 1-2 साल पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं 22वें विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में राजद्रोह कानून को समाप्त करने की सिफारिश की है। मैंने क्या चर्चा किया कि क्या समाप्त करने की सिफारिश किया है या उसे जारी रखने की सिफारिश की है, तो जारी रखने की सिफारिश की है, समाप्त करने की सिफारिश नहीं की गई है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत है। यह बात ठीक है कि 279वीं है और 22वां विधि आयोग है, ये इतना ठीक था, पर यह स्टेटमेंट यहां से गलत हो जाएगा। चलिए, विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राजद्रोह के अपराध के लिए सजा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। अब यहां पर देख लीजिए, चूंकि ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। मैंने ये पढ़ाया भी है कि क्या 5 वर्ष है, देखेंगे आप तो यहां पर आपको मिल जाएगा कि ये 5 वर्ष नहीं, बल्कि विधि आयोग ने कहा कि भाई आप इसको क्या कीजिए, 7 वर्ष कीजिए, और ये पहले 3 वर्ष है, ठीक है। तो इस मामले को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष नहीं, बल्कि 3 वर्ष से
बढ़ा के किसी को जेल होगा तो 3 वर्ष से बढ़ा करके 7 वर्ष करने की बात की गई है, या फिर यहां पर आजीवन कारावास की व्यवस्था भी किया गया है। ये मामला समझ में आ गया। तो ये जो है यह भी गलत हो गया। अब कौन से सही हैं आपसे पूछा गया, देखिए दोनों गलत हो गया, तो डी, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। तो ये प्रश्न जो है हमने कर लिया, एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पर चलते हैं, शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक। अब सूचकांक क्यों? क्योंकि इंडेक्स वगैरह पर यूपीएससी की नज़र रहती है, और वह इंडेक्स चाहे पॉलिटी से रिलेटेड जाए, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आए, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड आए, कहीं पर भी यदि आपको सूचकांक दिख जाए ना तो उसको पढ़िए। और पढ़ने में यह भी आपको देखना है, जैसे आप इकोनॉमी में देखेंगे तो ट्रेंड पूछेगा, है ना, महंगाई दर को लेकर के ट्रेंड पूछ लेगा, या भारत का जो डेमोग्राफी वगैरह को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट आरबीआई का आता है तो उसमें ट्रेंड पूछता है, और पॉलिटी में कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट पूछेगा। यानी कि अलग अलग विषय में यूपीएससी एक ही चीज़ों को जब पूछती है तो उसका अलग अलग तरीका होता है प्रश्न पूछने का, उस पर ध्यान रखना है। वैसे अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। चलिए अब देखिए ये चर्चा में क्यों रहा, तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने 2022 में शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक की शुरुआत की है। अब देखिए अगर इसकी शुरुआत की गई है तो पहले ही कहा गया शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक, तो इसमें देखा जाएगा मंत्रालय वगैरह का इंडेक्स तय किया जाएगा, उसके आधार पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देखने की बात की गई है। देखिए शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक 2023-24 में गृह मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा है। ध्यान देना है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, और ये जो हुआ है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के द्वारा हुआ है, यानी कि इस मंत्रालय के तहत हुआ है, ये पीएमओ के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो इसी डिपार्टमेंट से आप संबंधित होंगे, ध्यान रखना है, इसलिए ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ 2023-24 का जो ये सूचकांक है इसमें गृह मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले जितने भी मंत्रालय रहे हैं उसका जो कामकाज है, शिकायत का निवारण करने का जो तौर तरीका है, कितना निवारण कर दिया गया है लोगों की समस्याओं का, ये सब जब तय किया गया तो गृह मंत्रालय ने टॉप किया, यानी कि इस मामले में बेहतर काम किया है। अब इसके बारे में, सूचकांक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी संकल्पना और विकास प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की गई थी। तो एक विभाग क्या है यह जान लीजिए, और उद्देश्य जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कहा, लोक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार को लेकर के, शिकायतों का निपटान करने में लगने वाले समय को कम करना एक उद्देश्य यहाँ पर है। उसके बाद शिकायत निवारण तंत्र के गुणों और कमियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो बेसिक उद्देश्य है जो हमें शब्द से ही पता चलता है। इसके विषय में कुछ अन्य जानकारी रख लीजिए। सूचकांक का निर्माण जो है 4 अलग अलग आयामों के 12 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। 2 चीजें ध्यान में रखना है, 4 अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है, और 12 इंडिकेटर्स हैं, इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए जरा सा खेल करने की कोशिश कर दे यूपीएससी अपने प्रश्न में तो आप गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आयामों में, ये डायमेंशंस की बात कर रहा हूं जो 4 है, क्या क्या रखा गया है ध्यान देना है। दक्षता की बात की गई है, फिर फीडबैक की बात की गई। फीडबैक क्या होता है, काम हो गया, आउटपुट हो गया है, तो अब वहां से हम फीडबैक लेंगे, जो लाभार्थी हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि क्या कमी रहा है, क्या अच्छा रहा है, और फिर उसके आधार पे उस फीडबैक को बेस बना करके आगे की नीति निर्माण की जाएगी। यही तो अफसर करते हैं, आप आईएएस बनेंगे तो यही सब काम करेंगे। तो दक्षता पहला रखा गया है, फीडबैक, और फिर कार्य क्षेत्र, जो वर्क किया गया है उसका एरिया क्या है, कार्य क्षेत्र का विस्तार क्या है, और संगठनात्मक प्रतिबद्धता इसमें शामिल है। देखिए ये तीनों चारों चीज जो है ना, अगर आप एथिक्स पढ़ते होंगे और जो कि पढ़ते ही होंगे तो आप देखेंगे कि किसी ऑप्शन में ये सभी क्वालिटी होना चाहिए, तो आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो 4 आयाम है वही बातें इसमें कहा जा रहा है मंत्रालय के लिए। इस व्यापक सूचकांक के आधार पर 89 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का आकलन किया गया तथा उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई। कितना है, 89। चलिए इसमें मिनिस्ट्री भी है और डिपार्टमेंट भी शामिल है, उसके आधार पर रैंकिंग तय किया गया, जिसमें गृह मंत्रालय 2023-24 के सूचकांक पे टॉप किया है, नंबर 1 पे रहा है। इतना मामला क्लियर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं।
शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। इसके संकल्पना और विकास प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 2022 में की गई थी। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि ये ही डिपार्टमेंट इसकी बात करता है। यहां पर देखिए इसकी चर्चा हमने किया है, ये वाला स्टेटमेंट, तो ये सही हो गया। कई बार क्या करेगा, ऐसे ही यूपीएससी स्टेटमेंट सीधा उठा के डाल देता है। शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक 2023-24 में वित्त मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, गृह मंत्रालय रहा है, तो यह गलत हो गया। यही छोटी छोटी चीजें गलत करा सकता है आपका। शिकायत निवारण सूचकांक को 12 संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है। हमने बात किया था इसको लेकर के कि 12 इंडिकेटर्स होता है और 4 डायमेंशंस होता है। 4 डायमेंशन को लेकर के एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा था कि दक्षता होगा, उसके बाद फीडबैक की बात की जाएगी, कार्य क्षेत्र को लेकर के बात किया जाएगा, और संगठनात्मक प्रतिबद्धता क्या है उस संस्था की, वह बात किया जाएगा। तो ये मामला समझ में आ गया, यानी कि ये जो है वह सही है। तो पहला और तीसरा सही है, सही पूछा गया है, पहला और तीसरा सी में है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्रश्न को इस हिसाब से आप हैंडल कीजिए। अगर कोई गलत हो रहा है तो वह गलत क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के मामला बनेगा। भारत में ओटीटी विनियमन की बात की जा रही है। ओटीटी आप लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, मोबाइल सबके पास है आजकल, तो हर लोग ओटीटी पे ही होते हैं। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, नेटफ्लिक्स का लेते हैं, समझ में आ रहा है मामला, है ना। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप ढेर सारे वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, है ना, आप क्रिकेट मैच भी देखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि ओटीटी को लेकर के लगातार बहुत तरह की समस्याएं बताई जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि देखिए इस पर जो है हेट स्पीचेस जैसे चीज़ें हैं, ऐसे कंटेंट यहाँ अवेलेबल हैं जिसमें हिंसा बहुत अधिक दिखाया जाता है, गाली गलौज बहुत दिखाया जाता है, बच्चों के लिए सही जगह ये नहीं है, जबकि इसका एक्सेस सबके पास है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार ये चर्चा किया जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को सही से रेगुलेट करने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में, और खास करके ये जो जेनजी जनरेशन होता है ना, जेनजी जनरेशन का मतलब समझते हैं, तकरीबन 1996 के आसपास उसके बाद जिनका जन्म हुआ हो उनको जेनजी जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस जेनजी जनरेशन पर ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसका प्रभाव काफी देखा जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की नकारात्मक बातें करते हुए कहा जा रहा है कि ये फैमिली स्ट्रक्चर जो है हमारे समाज का, भारतीय समाज का, उस पर चोट कर रहा है, उसको धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके कंटेंट को लेकर के बातें की जाती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इन चीज़ों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना का जब समय था, कोरोना महामारी, लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म का डिमांड काफ़ी बढ़ गया, लोग यहाँ जाने लगे। इसकी एक बातें जो अच्छी है, सकारात्मक है, वह यह है कि आपको अपने पसंद का ढेर सारा कंटेंट मिल सकता है। दुनिया भर के समाज से या वो कहाँ क्या कर रहे हैं उस कंटेंट से आप जुड़ सकते हैं। ढेर सारे अच्छे पॉडकास्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें फ़ायदे भी हैं। तो इसको लेकर के ओटीटी विनियमन की बात किया गया, ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते। डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद यानी कि डीपीसीजीसी, अगर शॉर्ट में ये लिखा रहे तो इसको देख लेना है। जब इस तरह का मान लीजिए कोई टॉपिक रहे ना, जो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक रहे, इकोनॉमी से थोड़ा सा रिलेटेड हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप प्रश्न पत्र में देखें तो इस तरफ हिंदी में लिखा होगा तो दूसरे तरफ प्रश्न जो है इंग्लिश में लिखा रहता है। बहुत आसान ही रहता है, बहुत कठिन नहीं होगा आपके लिए। तो आप क्या कीजिए, हिंदी में तो प्रश्न पढ़िए ही, तुरंत जो है इंग्लिश में एक बार प्रश्न पढ़ लिया कीजिए, विकल्प भी देख लीजिए सही से। ठीक है, आपको जीएस वाले पेपर में समय की कमी नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आप का जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, इंग्लिश पढ़ने से, उस क्वेश्चन को एक नज़र देखने से वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यकीन मानिए इंग्लिश मीडियम वाले भी जो बच्चे होते हैं ना, तो वो अपना प्रश्न एक बार इंग्लिश में देखते हैं, और जरा सा भी उनको दिक्कत लगता है ना अगर भाषा वगैरह में, तो हिंदी की तरफ देख लेते हैं, वो भी खूब करते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं, और इतनी इंग्लिश आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होगा जिसको यहाँ तो मान लीजिए अच्छा ट्रांसलेट करके दे दिया गया, वहाँ संभव है बहुत बेहतर ट्रांसलेशन आपको ना मिले, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद,
इसको शॉर्ट फॉर्म में DPCGC कहा गया है। कई बार इतना ना लिखा रहेगा, प्रश्न लंबा हो जाता है, तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो पूरी जानकारी लेके जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा क्या बातें किया जा रहा है। इसने क्या किया है, IT नियमावली 2021 के आधार पर, तो एक चर्चा तो क्या हो गया, IT नियमावली 2021, इसके आधार पर OTT पर दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। जो मैं कह रहा था, कंटेंट वगैरह को लेकर के अगर हेट स्पीच करता है, हिंसा, या इस पर यह भी एक आरोप लगता है इस OTT प्लेटफॉर्म पे कि ये क्या करता है, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, इसकी भी बात की जाती है। और इसमें वही एज लिमिट वगैरह की भी संभावना है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, एक्सेस है, तो ये सारी समस्याएं कही जा रही। इसीलिए कहा गया इसने कि भाई IT नियमावली 2021 के आधार पर इस प्लेटफॉर्म को भी आप दंड दीजिए। जो भी इसके जो पेरेंट कंपनी रहेगा उसको लेकर के ये बातें कहा गया डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद के द्वारा। अब देख रहे हैं ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं आपके, अब तो आपके पास टीवी सेट पर उपलब्ध है ये, ठीक है, और टीवी है घर में लगा हुआ, तो बच्चे तो उसको देख ही रहे हैं, कंज्यूम कर ही रहे हैं लगातार। अब ये देखना है कि OTT क्या है। अच्छा, OTT क्या है, तो इसके फुल फॉर्म को जरूर देख लीजिएगा। कई बार हम लोग OTT बोलते रहते हैं, लेकिन और फुल फॉर्म पूछ देता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। कई बार जो वनडे एग्जाम वगैरह होता है उसमें तो पूछ ही देता है, और आजकल UPSC का भी कोई ठीक है नहीं, एक स्टेटमेंट डाल दे, और कई तरह के ऐसे नज़दीक वाले आपको फुल फॉर्म पूछ ले, आप सब कुछ पढ़ के गए थे और एक गड़बड़ कर लेंगे, तो क्यों ही छोड़ना, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, बस इतना चीज़ है। ये प्लेटफॉर्म इसका नाम है। OTT ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से, अब यहां पर रुकिए, सीधे इंटरनेट के माध्यम से है, यानी कि केबल की जरूरत आपको उसमें नहीं पहुंचेगा। इंटरनेट है आपके माध्यम से, आप अपने टीवी सेट पे या फिर मोबाइल पे बैठे हुए इसको देख सकते हैं घर से। फिल्मों, टीवी कार्यक्रम, अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान कर देता है। जाहिर सी बात है इसमें फिर केबल का उपयोग नहीं होगा, बात पहले कर लिया। भारत में OTT के दर्शकों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 मिलियन है। जरा सोच सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म अभी 43 मिलियन है, और कहा जा रहा है कि ये 2023 के अंत तक ये संख्या जो है 50 मिलियन तक बढ़ सकता है। तो ये आंकड़ा जो आपको मैं बता रहा हूँ 43 मिलियन, ये 2023 के अंत का नहीं है, ये जो आंकड़ा है यह है, आप कह सकते हैं यह अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का, ये 2023 का ये आंकड़ा है। लेकिन कहा गया है कि 2023 तक ये 50 मिलियन तक जा सकता है, और जब हम 2024 में खड़े हैं तो ये मामला और भी बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर के ये आपसे UPSC नहीं पूछने वाली है, आप इसके महत्ता को समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको मेंस में भी मिलेगा। साथ ही मोबाइल प्रसारण में होने वाली वृद्धि से नए कंटेंट के निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहन इस पे मिल रहा है। भारत की विनियामकीय भाषा में OTT प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक कहा जाता है। अब ये ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है, इसे दर्शकों की मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि फिल्में हो गया, आपका वेब सीरीज हो गया, आजकल पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा कल्चर है, पॉडकास्ट खूब सुनते होंगे, और डिफरेंट टॉपिक्स पे होता है, हेल्थ पे हो गया, लिटरेचर पे हो गया, फिल्मी दुनिया पे पॉडकास्ट होता है, तो आजकल पॉडकास्ट का काफ़ी चलन बढ़ गया है। तो ये डिमांड के आधार पर है, ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है उसके आधार पर ये परोसा जाता है। ये कंटेंट जो है OTT प्लेटफॉर्म द्वारा सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपको मिलेगा, यानी कि आपको कहा जाता है ना कि 799 रुपये का महीने का ये होगा, कोई कहता है कि हम 129 रुपये के पर मंथ के हिसाब से दे देंगे, इसका 3 मंथ 6 मंथ ईयरली भी आता है, अलग अलग तरह का अलग अलग प्लेटफॉर्म का अपना होता है। तो आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे इसका, उसके बाद यह आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, फिर आपको पासवर्ड वगैरह मिलेगा, लॉगिन आईडी, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। भारत में OTT विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र क्या है? देखिए, सही मायने में अगर देखें तो कई सारे कानून तो हैं, बहुत क्लियर नहीं है इसको लेकर के चीजें, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी समस्या आ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय दंड संहिता 1861, स्त्री अपशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि इसको लेकर के सेपरेट कोई लॉ बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए बाकी जगहों से इसे ढूंढना पड़ रहा है कि अच्छा ये हुआ होगा तो इस कानून में, ये हुआ होगा तो यहाँ पहुँच जाओ, ये चीज़ें चल रहा है, तो यही समस्या है। और जो ये नया IT नियम आया था 2021 में, इसमें कहा गया कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी
मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 जारी की है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी ये ढूंढने की कोशिश की गई है और अभी जो कहा गया है ये इसी आईटी रूल के अकॉर्डिंग कहा गया कि आप इस पर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए यदि इस तरह की चीजें, कोई भी गलत चीजें ये दिखाई जाती है। तो यही सिफारिश जो है डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद द्वारा किया गया है। मामला समझ में आया? तो इसको आधार बनाया गया है, आईटी रूल को 2021 को आधार बनाते हुए ये कहा गया है। तो ये मामला आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं शिकायत निवारण तंत्र को लेकर के। 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया गया है इसको लेकर के। और शिकायत निवारण अधिकारी, तो प्रकाशक को भारत में एक शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा जो भी इस कंटेंट को परोस रही है, उस प्लेटफॉर्म की बात किया जा रहा है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, कौन सही है पहले ही हमने देख लिया। सूचना प्रौद्योगिकी और ये जो पूरा संहिता था नियमावली 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने इसको देखा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित करता है। आपको यहाँ देखना है कि पूछा गया कि कौन सा सही है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित करता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर कुछ चीज़ें ना भी पता हो तो हमें अपने कॉमन सेंस से इन चीज़ों को निकालना पड़ता है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की गई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है। तो जो भी प्रसारित यहाँ पर कंटेंट होगा, पब्लिश किया जाएगा, जाहिर सी बात है वो आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद इस नियमावली में ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को 5 आयु आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसे एक बार आप गूगल कर लीजिएगा क्योंकि इसको लेकर के बातें की गई है और ये जो है सही बात है कि इसको 5 आयु आधारित श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक बार एक लेक्चर में मैंने भी लिया था एज ग्रुप में कि किस एज ग्रुप के लोग किस तरह के कंटेंट को देख सकते हैं, है ना, अलग अलग, जैसे 16 प्लस हो गया, 18 हो गया, एडल्ट के लिए हो गया। फिर इसमें अलग अलग और एज ग्रुप आता है, कुछ विशिष्ट भी आता है कि कुछ कंटेंट होते हैं जो कि सिर्फ साइंटिस्ट के लिए होता है ना, इंजीनियर्स के लिए होता है, यानी कि विशिष्ट श्रेणियों का होता है। हमने एक बार लेक्चर में इस पर चर्चा किया था, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग से देख लीजिएगा, ये सही है। किसी भी शिकायत के लिए द्विस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया। देखना है यहाँ पर कि ये जो निवारण तंत्र है वो द्विस्तरीय नहीं त्रिस्तरीय, देखिए 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र। तो ये तो गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों जो है सही है। कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी पढ़ने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी केंद्र में कोई मजबूत सरकार आएगी, ठीक है, और ऐसा होगा कि राज्यों के साथ उसका टकराव देखने को मिलेगा। तो ये जो टकराव है, सबसे पहले समझ लीजिए, क्या ये संवैधानिक टकराव है या ये राजनीतिक टकराव है। आप देखेंगे कि जिस राज्य में सरकार उसी पार्टी की है जिसकी केंद्र में पार्टी सरकार है, ठीक है, जैसे उदाहरण से ही देख लेते हैं, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे केंद्र में अभी किसकी सरकार है? अभी तो चुनाव चल रहा है, लेकिन तब तक तो सरकार बीजेपी की ही है। तो अगर मान लेते हैं सेंटर में बीजेपी की सरकार है और यूपी ही ले लेते हैं, और यूपी में जो सरकार है वो भी बीजेपी की है, तो आप देखेंगे कि कभी नहीं, मतलब रेयर ही देखेंगे आप, नहीं तो ना के बराबर, कि यहां पर राज्यपाल की शक्तियों वगैरह को लेकर के, पद को लेकर टकराव देखने को मिल रहा होगा, ना के बराबर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही स्थिति देख लेते हैं, बीजेपी का केंद्र में सरकार है और यहां हम वेस्ट बंगाल देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता दीदी की। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर गवर्नर के पोस्ट को लेकर के हमेशा झमेला चलता रहेगा, ठीक है। यही हाल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। जब वहां पर महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में हुआ करता था, तब वहां के राज्यपाल को लेकर के बराबर झंझट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब वहां पर फिर जो बीजेपी की सरकार है गठबंधन वाली, तो वहां पर देखेंगे अचानक से ये झंझट कम हो गया। तो कुल मिलाकर के इससे आप क्या समझते हैं? ये हालत आपको केरल में देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी इस टॉपिक को पढ़ें आप, जब मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आपको ये समझ बढ़ा देगा। इसमें राज्यपाल की शक्ति, टकराव, ये सब जो बातें हैं वह कुल मिला के संवैधानिक से अधिक कहीं न कहीं राजनीतिक हो जाता है। अब चलिए हम इस पर चलते हैं। उस वक्त 2023 में मैंने पहले भी कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वो चर्चा में आ गया था। वैसे भी राज्यपाल का पद चर्चा में बना ही रहता है, ठीक है।
चूंकि राज्यपाल पर यह आरोप लगते रहता है कि ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि सही भी होता है, वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तो ही तो हैं राज्यों में, ठीक है, तो उसके लिए भी काम करते रहते हैं। लेकिन उस पर वही वहाँ की सत्तारूढ़ जो पार्टियां होती है उसका आरोप रहता है कि हमारी सरकार को ये कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, गिराना चाहते हैं। इस वजह से केंद्र सरकार जो है राज्यपाल के पद का वो दुरुपयोग कर रही है। तो ये पूरा मुद्दा है। अब यहाँ पर हुआ क्या था, जो तमिलनाडु में राज्यपाल ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने के राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अब ये मामला काफी चर्चा में आ गया, क्योंकि ये तो है कि राज्यपाल जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वह जो है सरकार, वहाँ जो चुनी हुई सरकार है, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो जो मुख्यमंत्री होंगे वह अपने हिसाब से मिनिस्ट्री को चुनेंगे। वो सिफारिश करेंगे राज्यपाल को कि अमुक व्यक्ति को अमुक मंत्रालय दे दीजिए, और उनके सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल को काम करना होता है, हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर यह मामला जो है अलग तरह का हो गया था, इसको लेकर के काफ़ी विवाद हो गया। इसीलिए हमारे लिए, हम उस विवाद में अब नहीं जाएंगे, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसीलिए आपको बता दिया कि आपकी समझ विकसित हो सके। करंट अफेयर सिर्फ फैक्चुअल आधार पर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप यूपीएससी के लिए चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ विकसित करना होगा उन चीज़ों पर, उस पूरे टॉपिक पे, घटनाक्रम पे। अब यहाँ से हमारे लिए जरूरी क्या हो जाएगा कि हम राज्यपाल की शक्तियों को देखें। और राज्यपाल की कई तरह की शक्तियाँ हैं, जैसे कि कार्यपालिका की शक्ति हो जाएगा, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, कार्यपालिका की शक्ति, चूंकि वहाँ पर मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट को चेंज करने से गवर्नर ने मना कर दिया। इसलिए हम कार्यपालिका की शक्ति पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कभी भी गलती से भी ये दिमाग में नहीं लाना है कि मुख्यमंत्री प्रमुख होता है, नहीं, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वह केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करता है। बिल्कुल ये सही बात है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो राज्य में काम करता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब आगे समझिए, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यहां पर अन्य मंत्रियों की बात की गई है, और इनकी नियुक्ति जो है वह तो राज्यपाल द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन सिफारिश और सलाह किसका, मुख्यमंत्री का। ध्यान से समझिए, संविधान का अनुच्छेद 164(a) कहता है कि उस राज्य का जो भी मुख्यमंत्री होगा, उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अच्छा, वो मुख्यमंत्री बन गए, अब वो मुख्यमंत्री जो है पूरा, उनको मंत्रिपरिषद चाहिए, तभी तो काम काज चला पाएंगे, तो विभिन्न व्यक्ति को मंत्री बनाना पड़ेगा। उस संदर्भ में ये कहा गया कि अगर बाकी लोगों को मिनिस्ट्री देना है तो उनके नामों की सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल को करेंगे, और राज्यपाल फिर उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा उस मंत्रालय के लिए। मुख्यमंत्री खुद नहीं कर सकते हैं। यहां समझ में आ गया ना, संवैधानिक जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री को नहीं है, राज्यपाल को यहां पर दिया गया है। तो ये चीजें इनकी सिफारिश पर था, और यही काम तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया था कि उन्होंने सिफारिश किया था कि ये मिनिस्टर हैं, इनका पोर्टफोलियो चेंज करके अमुक कर दीजिए, लेकिन राज्यपाल ने करने से मना कर दिया था। कारण उस समय का था, राजनीतिक कारण था, उसको जाने दीजिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब जब मैंने कहा कि हम न्यायिक शक्तियों की चर्चा करेंगे राज्यपाल की, हमने यहाँ पर क्या देखा, कार्यपालिका की शक्ति, इसके अलावा थोड़ा सा न्यायिक शक्ति देख लेते हैं। वह राज्य के कानूनों के तहत दी गई सजाओं के संबंध में क्षमा, परिहार या लघुकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अदालत ने कोई सजा दे दिया है, मृत्युदंड भी उसमें हो सकता है, उसमें कारावास की सजा भी हो सकती है, तो उसके आधार पर देखिए वो क्षमा कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, या अवधि कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। ये सब चीजें यहां पर कहा गया है। अब यहां पर विधायी शक्ति क्या है, अलग अलग शक्तियों को लेके, इसमें न्यायिक शक्तियां और है, थोड़ा कुछ पॉइंट और ऐड कर लीजिए, मैं थोड़ा बहुत स्टैटिक आपको बताते चल रहा हूं। विधायिक शक्ति क्या है, वह आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कब जारी होता है, अध्यादेश तब जारी होता है जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है और किसी जरूरी मुद्दे पे तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है, तब जरूरी हो जाता है कि भैया जल्दी से जल्दी अध्यादेश बना लो। अब जब अध्यादेश बनेगा, राज्य की बात की जाएगी, तब यहां पर राज्यपाल की जरूरत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको अध्यादेश को जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जल्द से जल्द उसको फिर कानून में लाना होता है। तो यहां पर आपात स्थिति इसलिए कहा गया है ना, अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देता है।
इन्हीं के सिग्नेचर के बाद होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का स्थिति है, वैसा ही अनुच्छेद 200, इस आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं। राष्ट्रपति को भेजा जाए नहीं भेजा जाए, ये सब चीजें वो करते हैं। ये आर्टिकल 200 के अंतर्गत कहा गया है। इतना मामला समझ में आ गया। अब चलिए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल का फिर से बता देता हूं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार यूपीएससी की नजर संभव है कि यहां पर जाए, क्योंकि पूरे साल जो है ये कहीं न कहीं विवाद बना ही रहा है। अभी देख लीजिए ना, बंगाल में राज्यपाल और वहां के चीफ मिनिस्टर के बीच चल रहा है खींचतान, तो ये चीजें बना हुआ है। केरल में ये चीजें बना हुआ है, लगातार चल रहा है। वहां तो गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच इस तरह का विवाद हो गया कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से काम चलेगा वहां का। संवैधानिक स्थिति ऐसा हो गया है। तो कुल मिलाकर के वो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हमें वहां से हिंट मिल रहा है। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को हम देखते हैं तो हमें समझ में भी आता है कि जो चीजें चर्चा में चलता रहता है, कोई विवाद हो और किसी तरह का कोई घटनाक्रम हो, तो यूपीएससी क्या करती है, उस घटनाक्रम को नहीं पूछती है, वहां से कुछ ना कुछ उठा के संवैधानिक बातें पूछ लेती है। तो हमारे लिए ये जो है हिंट है। समझदार इंसान को इशारा ही काफी होता है ना, तो वही कहा गया है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप कीजिए एक काम और किया इस पे कि आप प्रीवियस ईयर आप लगाते ही होंगे, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर ले लीजिए या 15 साल का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लीजिए, और उसमें राज्यपाल और राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति, जब भी प्रेसिडेंट पढ़ें तो गवर्नर के विषय में पढ़ें, जब भी गवर्नर पढ़ें तो प्रेसिडेंट के विषय में पढ़ें। और वे राज्य जो कि यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वहां गवर्नर नहीं होंगे, वहां तो प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। वहां कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, एलजी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अभी हाल ही में यूटी बना जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में गवर्नर है नहीं है, कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देश की राजधानी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वह भी यूटी है, तो दिल्ली में कौन है, गवर्नर है नहीं, एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। झगड़ा ही इसी का चलते रहता है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो प्रेसिडेंट को तो पढ़ना ही है आपको, गवर्नर पढ़ना ही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पढ़ लेना है, ठीक है। ये तीनों चीज पढ़ लीजिएगा, ताकि इस अगर ये क्या है ना एक साथ मिलता जुलता है तो आपको आसानी भी होगा पढ़ने में, ठीक है। ये तो लगभग एक ही जैसा मामला हो जाता है। गवर्नर और एलजी को यूटी में थोड़ा सा अलग तरह का शक्ति दिया जाता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ये आपसे पूछा गया, ध्यान देना है। इसमें क्या कहा गया है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, कितने, वही जो मैं कह रहा था, यहां पर पूछा गया, नंबर पूछ लिया गया, ये नहीं पूछा गया ये सही है कि ये सही है, कौन सा कथन नहीं, कितने कथन, ध्यान है। चलिए, अब यहां पर आपसे देखा गया है कि पूछा गया है कि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मैंने जोर देकर के समझाया भी था, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अब आपको ये बताना है कि क्या ये बात सही है या गलत है, तो ये बात जो है सही है, हमने पहले देखा है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होने के साथ साथ राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट भी होता है। हमने चर्चा किया है कि बिल्कुल वो राज्य में एजेंट होगा। अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट कहता है, अनुच्छेद 300 के तहत राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेता है। यहां ध्यान देना है, ये जो अनुच्छेद 300 है ना, ये गलत है, यहां अनुच्छेद 200 होगा। अगर आर्टिकल 200 के तहत ये काम करता है, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि विधेयक जो है अगर पारित हो जाता है विधायिका से, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास उस मुद्दे को, उस बिल को आरक्षित कर लेता है। तो मामला समझ में आ गया। कितने कथन सही हैं, तो 1 और 2 कथन सही हैं। तो यहां पर बी में है केवल 2। देखिए यहां पर इस तरह का ही विकल्प आएगा, केवल 2। ये यूपीएससी नया पैटर्न लेकर के आई है, तो इसको सही से समझना है। अब यहां पर सीबीआई की सामान्य सहमति, सीबीआई की सामान्य सहमति इसलिए कि पढ़ना जरूरी है कि सीबीआई का मुद्दा लगातार चर्चा में आ रहा है। सीबीआई के साथ आजकल देखने ईडी बहुत चर्चा में है, तो ईडी के विषय में भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उस पर हम चर्चा करेंगे। ईडी में हम पहले भी मैंने 1-2 लेक्चर में किया है, लेकिन फिर से हम चर्चा कर लेंगे। यहां सीबीआई की सामान्य सहमति क्या होता है। देखिए, कोई भी मामला होता है किसी राज्य में,
कोई घटना हो गया, रेप का घटना हो गया या करप्शन का मुद्दा हो गया, तो आप सुनते होंगे कि वहाँ पर के जो स्थानीय लोग होते हैं या वहाँ की जो सरकारें होती है, कई बार मांग कहती है कि फलाने मुद्दे को सीबीआई को सौंप दिया जाए। ऐसा सुनते हैं ना टीवी में। तो यही मुद्दा है, सीबीआई के पास क्या जाएगा। अब अगर सीबीआई के पास जाएगा तो सीबीआई के नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सीबीआई की समान सहमति। तो ये जो है सेंटर का है, ये जो एजेंसी है वो सेंटर की है, यानी कि केंद्र सरकार की एजेंसी है। अब ये केंद्र सरकार की एजेंसी है तो केंद्र सरकार के, इसलिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा जाता है ईडी भी केंद्र सरकार की एजेंसी है, तो इसके कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है। एक समय तो इसे कहा जाता था सीबीआई जो है केंद्र सरकार की तोता है, यानी कि जो सरकार चाह रही है वही कर रही है। ठीक है, ये आरोप लगता रहा। अब चूंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरा मुद्दा जो है इसी बात से संबंधित है, ये पूरा विवाद ही यही है। ये जो सामान्य सहमति जो आया है, जनरल कंसेंट का मुद्दा सीबीआई का, वो इस विवाद से ही निकल के आया है। क्योंकि कई राज्यों ने क्या किया, अपने यहां से जनरल कंसेंट खत्म कर दिया कि हम सीबीआई को सहमति नहीं देते हैं कि हमारे यहां आकर के ये मुद्दे की जांच कर लें। ऐसा हम सहमति देते ही नहीं, विशेष सहमति होगा, यानी कि उनको परमिशन लेना पड़ेगा। मामला समझ में आ रहा? तो यही बातें किया गया। इसमें किसने किया, तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति यानी कि जनरल कंसेंट को वापस ले लिया। राज्य सरकारें क्या करती है ना, एजेंसी को जनरल कंसेंट देती है, सामान्य सहमति देती है। सामान्य सहमति कहने का आवश्यकता हुआ कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किस तरह की चीज है और केंद्र वहां जांच कराना चाहती है या सीबीआई जांच कराना चाहती है, तो इसको पूछने उछने की जरूरत नहीं, जाकर के जांच करे, मतलब ये है। लेकिन यहां पर जब अगर जनरल कंसेंट वापस ले लिया जाएगा, कोई राज्य सरकार नहीं देगी अपने यहां, तब जाकर के इसे परमिशन लेना पड़ेगा उस राज्य में जाकर के, क्योंकि मैंने क्या कहा, यह केंद्र की एजेंसी है। अब ये एजेंसी मान लीजिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु सरकार ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया, यहां पे करप्शन का मुद्दा आता है या मान लीजिए कोई रेप का मुद्दा आता है, सीबीआई को जांच के लिए जाता है, तो सीबीआई को परमिशन लेना पड़ेगा तमिलनाडु सरकार से। ऐसे नहीं सीबीआई जांच के लिए जा सकती, क्योंकि जनरल कंसेंट वापस ले लिया गया है। सीबीआई के विषय में समझ लीजिए, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से, ये ध्यान रखना है, ये जो है इसके किस लॉ से आया था, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इस अधिनियम के अनुसार सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति सामान्य या केस विशिष्ट हो सकता है। देखिए यहां पर इसके नाम में देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ना, तो इसलिए केंद्रीय। राज्य सरकार द्वारा ये जो है राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति सामान्य या केस विशिष्ट हो सकती है। सामान्य कहने का आधार हो गया कि आप जनरली जाकर के वहां जांच कर सकते हैं। केस विशिष्ट हो गया कि किसी अमुक केस पे, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर हैं, कोई डीएम है किसी डिस्ट्रिक्ट में, और उन पर आरोप लगा कि वो टेंडर जो पास कराए थे सड़क निर्माण के लिए या पुल पुलिया के निर्माण के लिए, उसमें उन्होंने, आप कह सकते हैं एक जो टर्म है ना, याराना पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, तो उन्होंने ऐसा कुछ करप्शन किया, यानी कि अपने जो मित्र लोग हैं उनको उन्होंने दिया है वो टेंडर, यह आरोप लगता है, और इसके बदले उन्होंने रिश्वत लिया है। तो ये व्यक्ति जब यहां पर सीबीआई वो एजेंसी के पास ये मामला पहुंचता है, तो सामान्य सहमति पे हुआ कि जाकर के वो जांच करेंगे, लेकिन विशिष्ट केस है तो परमिशन लेना पड़ेगा। यदि परमिशन नहीं देती है राज्य सरकार, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर सीबीआई नहीं जा पाएगी यहां पर, क्योंकि उसको पुलिस वगैरह वहां नहीं मिलेगा। इस केस कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो केंद्र सरकार या सीबीआई वहां कोर्ट चली जाए, हाई कोर्ट चली जाए, या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाए। वहां से फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे देती है कि हाँ आप जाइए, फिर राज्य सरकार से पूछने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीबीआई सीधे उस डीएम के पास पहुंच जाएगी कि हाँ भाई साहब हम कोर्ट का परमिशन लेकर आए, चलिए अब आप पूछताछ करते हैं आपसे। तो ये मामला समझ में आ गया। तो कोर्ट एक जरिया फिर हो सकता है, जैसे तमिलनाडु सरकार ने किया ना, तो फिर सीबीआई कोई भी मामला लेके जाएगी वो तमिलनाडु सरकार के पास नहीं जाएगी, और क्योंकि उनको पता है कि परमिशन नहीं देगा तो कोर्ट चली जाएगी, और फिर कोर्ट से परमिशन मिलेगा तो जांच करने जाएगी। तो एक लंबा प्रक्रिया हो जाता है इसमें। अगर वो व्यक्ति उसने गलत किया है तो उसके पास समय रह जाता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सबूतों को मिटा सकता है, तो उसको एक लाभ मिल गया इस तरह की चीज़ें पे। यह भी होता है कि कई बार नई सरकार आ गई ना, तो नई सरकार क्या करती है, फिर से सामान्य सहमति दे देती है, यह भी देखा जाता है। चलिए, आमतौर पर राज्य सरकारें द्वारा अपने राज्यों में
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने के लिए सीबीआई की मदद करने हेतु सामान्य सहमति दी जाती है। भ्रष्टाचार के निर्बाध, किसी तरह का दिक्कत ना हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, आइए जांच कीजिए, जाइए, हम समान सहमति आपको देते हैं ताकि हमारे यहाँ करप्शन जो है वह करप्शन कम हो सके। ठीक है, सामान्य सहमति वास्तव में स्वतः सहमति होता है, जिसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। हाल ही में कुछ राज्यों ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इसमें से पश्चिम बंगाल की बात मैंने किया, मिजोरम, पंजाब जैसे राज्य शामिल है। देखिए, सभी जगह ऐसे राज्य शामिल हैं जहां पर एक ही पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र और राज्य में। तो ये राजनीतिक दरअसल मसला हो जाता है, कई बार ये एजेंसी का मसला नहीं हो जाता है, संस्थाओं का मसला, संवैधानिक झगड़ा नहीं होता है, राजनीतिक झगड़ा होता है। वह दिखता है उसका परिणाम वो संस्थाओं पे जाकर के। सामान्य सहमति को वापस लेने से उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो कि पहले से चला आ रहा है। ठीक है, जैसे कि जुलाई 2023 में सामान्य सहमति सीबीआई से वापस लिया, कोई मामला जो है अप्रैल का है और सीबीआई उसको जांच कर रही है, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सीबीआई को विशेष अनुमति पहले से मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये मामला पहले का है। केस विशिष्ट सहमति के मामले में सीबीआई को हर मामले में जांच आरंभ करने से पहले राज्य सरकार को आवेदन करना पड़ेगा। राज्य सरकार परमिशन दे देती है तो जाएगा। विशेष सहमति नहीं दी जाती है तो सीबीआई अधिकारियों के पास संबंधित राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य सहमति से जुड़े अपवाद क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि सामान्य सहमति वापस ले लिया गया तो कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट राज्य की सहमति के बिना भी सीबीआई को देश में कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पूछने की आवश्यकता नहीं है मुख्यमंत्री से कि ये आ सकते हैं एजेंसी या नहीं आ सकते हैं। वो अगर परमिशन दे दिया तो देश के किसी भी कोने में किसी भी मुद्दे पे सीबीआई जाकर जांच कर सकती है। जो भी व्यक्ति हो सकता है उसको उठा लेगी कि चलिए अब आपसे हम पूछताछ करेंगे। ये कोर्ट के द्वारा हो सकता है। और ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, हाई कोर्ट भी उसमें शामिल है, उस राज्य की संबंधित हाई कोर्ट हो जाएगा। उन मामलों में जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो वहां जांच के लिए सामान्य सहमति संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि रंगे हाथ पकड़ लिया गया, आपने स्पष्ट है, वो प्रूफ है वो, तो उसमें क्या ही सामान्य सहमति की स्थिति होगी। ठीक है, चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है पूछा गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी राज्य में किसी भी विषय की जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा, सही है तो यहां पर नहीं है पूछा गया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है किसी भी विषय की जांच, तो ऐसा तो नहीं है, परमिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि विशिष्ट मामलों में सुप्रीम कोर्ट राज्य की सहमति से ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकता है। ये जो ही शब्द आ गया ना, यही गलत करा रहा है, नहीं तो सही हो जाता। तो ध्यान रखना है एक एक शब्द पे, यहाँ पे क्या है किसी भी विषय में, तो वहां एक शब्द से गलत है और ये ही के वजह से एक मात्र शब्द से ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो डी, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति। अब ये जो डीजीपी होते हैं ना, ये डीजीपी जो होते हैं वो किसी भी स्टेट के, कोई भी स्टेट होता है उसका, अगर पुलिस की बात करें तो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, इसी के कंट्रोल में सारा काम होता है पुलिस डिपार्टमेंट का। अब डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के भी मामला कुछ गड़बड़ हुआ है पिछले दिनों। जुलाई 2023 में देखा गया था कि पंजाब सरकार के साथ कुछ मामला हो गया था, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये मामला भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो राजनीति से निकल के जा रहा है। ठीक है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति चर्चा में क्यों? पंजाब विधानसभा ने पुलिस संशोधन विधेयक 2023, यहाँ देखिए इसमें इसको शामिल कीजिए, पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। अब इसके संबंध में क्या क्या कहा गया, इस विधेयक को ध्यान में रखना है। इस विधेयक के माध्यम से पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ शब्द में ही संशोधन है, इसका मतलब पूर्व से कोई कानून रहा होगा जो कि 2007 का था। यह विधेयक पुलिस महानिदेशक डीजीपी की चयन प्रक्रिया में संशोधन करता है और नए डीजीपी जो राज्य में बनेंगे उनके चयन का ये मार्ग खोल देगा। राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया इसको लेकर के? राज्य सरकार ने कहा कि देखिए, ये जो लोक व्यवस्था और पुलिस का जो मुद्दा है, ये अगर संविधान के आधार पर देखें तो 7वीं अनुसूची आपने पढ़ा होगा। 7वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय जैसे आते हैं ना, कि ये संघ का सूची हो गया, ये राज्य का सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, कुछ अपशिष्ट सूची भी होता है।
तो यहाँ पर राज्य सरकार का तर्क दिया गया कि चूंकि लोक व्यवस्था और पुलिस जो है संविधान के 7वीं अनुसूची के आधार पर यह राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार मेरा हो जाता है। यह राज्य सरकार को डीजीपी के चयन के लिए एक 7 सदस्यीय समिति को गठित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी सब चीजों को लेकर के विवाद हुआ। यह समिति 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के एक पैनल का गठन करेगी, जिनमें से डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। अब ध्यान देना है, डीजीपी के पद पर नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया क्या है उसको जरा समझते हैं। डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों पर दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर की जाती है। क्या है, देखिए प्रक्रिया क्या है। संबंधित राज्य सरकार जो है ना, यहाँ पर यूपीएससी फिर से आ जाता है। देखिए एक बार तो यूपीएससी आपसे एग्जाम लेती है, ट्रेनिंग वगैरह करके रिजल्ट दे करके आपको चयन करा के ऑफिसर बनाती है, लेकिन जब आप उस कैरियर में चले जाते हैं अपने होम कैरियर वगैरह में, उसके बाद जब बहुत दिनों की सर्विस करते हैं फिर भी यूपीएससी से जुड़ाव बना रहता है। यूपीएससी डीजीपी बनाने में भी यहाँ पर उसका रोल होता है। देखिए कैसे, संबंधित राज्य सरकारों को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से 3 महीने पूर्व जो भी संभावित कुछ नाम हो सकते हैं वह यूपीएससी को भेजना होता है। यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अभी जो डीजीपी हैं और अगले 3 महीने बाद वो रिटायर करने वाले हैं, तो 3 महीने पहले ही ये जो डीजीपी के नाम है यूपीएससी को भेजना पड़ेगा, कुछ संभावित नाम। यूपीएससी डीजीपी बनने लायक 3 अधिकारियों का पैनल तैयार कर वापस भेज देती है राज्य को कि देखिए मुझे लगा ये 3 है, और राज्य बदले में यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों में से किसी एक को फिर नियुक्त कर देता है। यानी कि यूपीएससी की भूमिका वहां हो जाता है। ये मामला जो है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके द्वारा यह तय किया गया था। कोशिश की गई थी कि इसमें पारदर्शिता बनी रही, लेकिन यहां पर जो पंजाब सरकार ने किया, उसने पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 में इसने कहा कि देखिए हम जो है एक कमेटी बनाएंगे 7 सदस्यों की, और यही सारा काम करेगा। 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी एक का पैनल गठन करेगा, वही चयन कर लेगी डीजीपी का। तो यहां पर आया कि सरकार खुद ही, राज्य सरकार ये काम करना चाहती है, अपने मनपसंद के व्यक्ति को ये लाना चाहती है। व्यवहार तौर पर वैसे भी मनपसंद के व्यक्ति का ही चयन होता है डीजीपी या सचिव वगैरह के पोस्ट पे, ठीक है, लेकिन ये व्यवहार स्वरूप पे है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि उसमें वरिष्ठता के आधार क्रम ये सब देखा जाता है। चलिए अब इस पर देखते हैं। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है पूछा गया है। राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर यूपीएससी द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना है, पंजाब ने यह किया है, लेकिन यहां पर अन्य राज्यों को लेकर के या पूरी जो ओवरऑल बातें हैं वो कही गई है। राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर यूपीएससी द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। फिर से ध्यान से पढ़िए, क्या यूपीएससी के द्वारा नियुक्ति की जाती है? मैंने तो कहा ही नहीं है। साहब कहेंगे अभी तो आपने कहा था, यूपीएससी का चर्चा किया था। मैंने ये कहा कि यूपीएससी जो है यहाँ पर नियुक्ति नहीं करती है, यूपीएससी नाम भेजती है। यूपीएससी के पास जब राज्य सरकार देती है तो यूपीएससी कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके फिर से राज्य सरकार को दे देती है कि मुझे ये लोग लग रहे हैं, आप उसमें से किसी एक व्यक्ति का चयन कर लीजिए, और फिर राज्य सरकार चयन करती है एक नाम पर। तो देखिए ये प्रश्न जो है कितना आपको फंसा रहा है, जाल में, ट्रैप में फंसा रहा है, और ऐसे ही गलतियां करके लोग आते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी नियुक्ति नहीं करती है, सलाहकारी भूमिका में है, ध्यान रखना है। पुलिस महानिदेशक पर नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्ष तक पुलिस सेवा देना अनिवार्य है, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। वरिष्ठता देखा जाता है निश्चित तौर पर, लेकिन वो जो उस वक्त के 2-3 अफसर होते हैं या 4 अफसर, उसमें यूपीएससी तय करके फिर भेजती है। तो ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हो गया। कौन सा सही है? अब सही तो भैया कोई भी नहीं है, ना तो 1 है और ना ही 2 है, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, जस्टिस क्लॉक। देखिए ये सब कुछ बड़े बड़े टॉपिक थे, अब 2-3 टॉपिक बहुत छोटा छोटा है, और इसीलिए इस टॉपिक को मैंने शामिल किया ना। मैंने कहा कि यूपीएससी जो है वो शब्द को लेकर के प्रश्न बना लेती है, जो शब्द चर्चा में रहता है उसको उठा लिया वहां पे। अब ये जो है जस्टिस क्लॉक्स बहुत चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? तो गुजरात हाईकोर्ट की वजह से। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कर दिया था जुलाई 2023 के महीने में? अगर न्यूज़पेपर उस समय का द हिंदू अगर आप पढ़ते होंगे, आदत होगा, या इंडियन एक्सप्रेस भी, तो उसमें इस पक को लेकर के कुछ आर्टिकल भी उस समय आया था। गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस क्लॉक, या उसको हिंदी में कह लीजिए न्याय घड़ी, लेकिन मैं कहूँगा ये न्याय घड़ी ना ध्यान रख करके आप इसी को ध्यान रखिएगा, जस्टिस क्लॉक। अगर प्रश्न आता है तो ऐसा ही आएगा। जस्टिस क्लॉक लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। गुजरात हाई कोर्ट में ऐसा किया गया। अब देखते हैं जरा क्या माजरा है। देखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहली चीज होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की गई, यानी कि तकनीक से जोड़ा गया एक सिस्टम उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में स्थापित किया गया है। जितने भी हाई कोर्ट से वहां की बात किया गया है उसके परिसर में
यह पहल हितधारकों को न्याय से संबंधित प्रमुख मापदंडों के विषय में जानकारी देता है, अवेयरनेस की बातें की गई, इंफॉर्मेशन देता है न्यायालय को लेकर के। यह न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करता है। ये केस वगैरह के बारे में बताता है, कब केस कितना किसका लिस्टेड है, इन सब चीज़ों पर बातें किया जाता है। तो जस्टिस क्लर्क जो टर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात हाईकोर्ट में सबसे पहले हुआ है, तो देश का पहला हाईकोर्ट वो हुआ, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। काम क्या है? जागरूक करना, अवेयर करना, डेटा वगैरह प्रोवाइड करना लोगों को, हितधारकों को। इतना बस, इतना से पूछेगा तो चर्चा में रहा जस्टिस क्लर्क्स का संबंध किससे है, देख लीजिए। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, गलत, आगे बढ़ना ही नहीं है। यह इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम, ध्यान रखना है, इस वर्ड को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जो न्याय क्षेत्र के बारे में लोगों को जागरूकता लाने के लिए बनाया गया, सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नहीं, ये गलत हो गया। केंद्रीय कानून मंत्रालय, गलत हो गया। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर एक पोर्टल विकसित किया गया, उस पोर्टल का नाम दिया गया न्याय विकास पोर्टल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा सूचकांक, पोर्टल, इन सब चीज़ों की कहीं भी चर्चा हो तुरंत पढ़ लीजिए, उसको अलग से नोट करके रखिए, पूछा जा सकता है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, इसको ध्यान रखना है, इससे संबंधित एक न्याय विकास पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल जो है जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक, ध्यान रखना है, बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। 2-3 बातें ध्यान से। सबसे पहले न्याय विकास पोर्टल लाया गया। न्याय विकास पोर्टल किसके द्वारा लाया गया? केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। एक चीज हमने यहां याद कर लिया। दूसरा चीज, ये जो है जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका, तो ये हो गया हमारे लिए दूसरा। ध्यान रखना है कि जहां भी डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ न्यायालय की बात आती है, यूपीएससी की नजर रहता है इन सब चीज़ों पे। तो दूसरा, तीसरा, बुनियादी सूचनाओं का विकास, सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं। और बुनियादी सुविधा क्या होता है? ये जो यहाँ पर अधीनस्थ या जिला न्यायालय होगा, जैसे कि बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है, चेयर टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, पानी है, या फाइलिंग सिस्टम हो गया। आजकल डिजिटल जस्टिस की बात की जाती है ना, डिजिटल न्यायपालिका हो जाए, डिजिटल कोर्ट हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो है वकीलों के लिए क्या सुविधा है, तो ये सारी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला समझ रहे हैं। और जुडिशियरी से इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा जोड़ के देखिए। और आज के समय में जब भी इस तरह की बातें हों इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो डिजिटल चीज़ों से जोड़ने की कोशिश कर लीजिएगा, मामला बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक, और ये जो ध्यान है ना, ये ध्यान रखना है, केंद्र प्रायोजित योजना। तो 3 और 4 की वर्ड यहीं पर आ गए। ठीक है, यहां पर इसको चलिए न्याय विकास के बारे में जरा समझ लेते हैं। कानून विभाग 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक एक जो है केंद्रीय परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत न्यायिक अधिकारियों, जिला न्यायाधीशों आदि के लिए एक कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय सहायता क्यों प्रदान की जाती है? क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त पोषण कैसे कैसे होगा? वित्त पोषण अलग अलग हो सकता है। कुछ विशिष्ट राज्य होंगे, वहां के लिए अलग पैकेज होगा, जैसे कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं। पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर और सिक्किम, एक छोटा भाई उसका 8वां। तो ये जो होंगे हिमालयी राज्य होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब। तो यहाँ पर जो अनुपात क्या होगा वित्त पोषण का, यानी कि उस राज्य में अगर इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर तय होगा तो 100 रुपया अगर लगता है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो 90 रुपया जो है यहाँ पर समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90 रुपीज देगी, और 10 रुपीज जो है उस स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट वहां की है। ये कहां पर होगा? पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य की बात की गई। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और ये केंद्र की द्वारा प्रायोजित योजना है, जैसे दिल्ली। तो अगर दिल्ली में ऐसा होता है तो 100% 100 का 100 रुपया उस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। मामला समझ में आ गया? जैसे पुट्टीचेरी में होता है, दादर नगर हवेली में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, या फिर वहां पर लद्दाख में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, इन सभी जगहों पर केंद्र सरकार को पूरा पैसा देना होगा। और शेष राज्यों के लिए, ये भी इसमें कैटेगरी में नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, शेष राज्य जैसे कि मान लेते हैं बिहार, फिर मान लेते हैं यूपी, इन सब चीजों के लिए अलग है। इसमें 100 में से 60 रुपया जो है वह केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया राज्य सरकार को देना होगा। कई बार क्या होता है, केंद्र सरकार अपना पैसा दे देती है, राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं पुरता उस प्रोजेक्ट के लिए, 40 रुपया बाकी का, तो वो काम फिर होता ही नहीं। तो ये थोड़ी सी समस्या होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय विकास पोर्टल के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सही है, ये पूछा गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालय में
बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए न्याय विकास पोर्टल बनाया है। ये हम जान रहे हैं, तो ये सही है, हम चर्चा ही किए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% का वित्तीय योगदान देती है। गलत है। मैंने कहा कि केंद्र की योजना है, लेकिन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान है। यूटीज के लिए 100% केंद्र सरकार देगी, और जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं, केंद्र सरकार 90% देगी और 10% राज्य सरकार को देना होगा। और जो भी शेष राज्य पर जाते हैं उस जगह पर 60:40 का रेशियो चलता है। 60% जो है केंद्र सरकार और 40% संबंधित राज्य सरकार को वित्त पोषण करना होता है। ये मामला समझ में आ गया। तो कौन सा सही है? तो केवल एक ही सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प हो गया। चलिए, अब ये जो है आखिरी टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, और जून 2023 वाला पंचायत विकास सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैं पहले भी इंडेक्स और पोर्टल वगैरह के लिए कहते रहता हूं पढ़िए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये जो पंचायत और नगर निगम वगैरह के लिए हुआ, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए हैं। प्रीवियस ईयर जरा पलट के देखिए, मेरी बातों पे यकीन नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पलट के देखिए, यूपीएससी का बहुत सारे प्रश्न आए। तो पंचायत वगैरह से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, और जब भी पोर्टल बनाने की और सूचकांक वगैरह की बात हो ना, तब तो यूपीएससी के लिए और फेवरेट जोन होता है। यूपीएससी का दिल वहीं जाके अटकता है। इसीलिए इस टॉपिक को छोटा टॉपिक नहीं समझना है, ध्यान से पढ़ना है। अब यहां पर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि पीडीआई शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो सकता है, तो समझना है केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय, ध्यान देना है कि राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में पंचायत विकास सूचकांक पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायत विकास सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी किया है। 2-3 फैक्ट यहां आपके लिए हो गया। चलिए, पंचायत विकास सूचकांक क्या है? एक समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी आपने पढ़ा होगा, कि स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों को उसका प्रदर्शन बताता है कि कौन सा पंचायत देश में क्या बेहतर काम कर रहा है, ताकि एसडीजी के गोल को अचीव किया जा सके। तो जाहिर सी बात है, अगर एसडीजी के गोल को अचीव किया जाएगा तो नीचे स्तर से आएगा, तभी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा ये मामला। यह सूचकांक पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए मैट्रिक्स प्रदान करता है। मामला समझ में आया? यह स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग प्रदान करता है, साथ ही उन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर देता है। अब ये श्रेणियां समझ लीजिए। जैसे कि कोई बच्चा 10th का एग्जाम देता हो, 12 का आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा, तो ग्रेड आता है ना, सीबीएसई ग्रेड जारी करती है, विभिन्न राज्य सरकारें भी करती है। तो इसमें क्या हुआ, अगर ए ग्रेड में आ गया तो 75 से 90% अंक आ गया इस बच्चे को, यानी कि उस पंचायत को, ठीक है। और बी ग्रेड में आया, यानी कि इस बच्चे को 60 से 75% तक का मार्क्स आया है, ठीक है। और सी कहने का मतलब है 40 से 60%, और डी कहने का मतलब है कि 40% से कम मार्क्स आया है उस पंचायत को। ये ध्यान में यहाँ पर रखना है। इसके आधार पर एसडीजी के जो स्थानीयकरण है उसकी स्थिति को जानने की कोशिश की गई है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, ये प्रश्न जो है वह यूपीएससी का में आया हुआ है। अब देखिए यूपीएससी कैसे प्रश्न बनाती है, ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है, और पंचायत में मैंने कहा यूपीएससी खूब सारा प्रश्न बनाती है। यूपीएससी का विकल्प पे ध्यान दीजिए। प्रश्न तो आपको आसान ही लग रहा होगा, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, आप धर धर बता देंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। मामला समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं जरा। विकास में जन भागीदारी, निश्चित तौर पर पंचायत का मूल उद्देश्य तो है ही कि विकास में जन भागीदारी किया जाए। जनता का भागीदारी होगा तभी तो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और पंचायत लोकतंत्र की पहली नींव है, कह सकते हैं आधार है। आधार मजबूत तो लोकतंत्र मजबूत। तो जाहिर सी बात है ये आपको सही नजर आएगा। राजनीतिक जवाबदेही, देखिए राजनीतिक जवाबदेही अगर आप देखेंगे ना तो एक नज़र में तो आप ये कहेंगे कि हाँ, पंचायत का तो काम ये भी है कि राजनीतिक जवाबदेही हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी जवाबदेह हों अपने जनता के प्रति स्थानीय स्तर पर, ये हो सकता है। चलिए रिजर्व रखते हैं। फिर यहाँ पर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने की बात की गई है ना, यानी कि एक जगह ही पूरी शक्ति ना रहे लोकतंत्र में, ठीक है। और इसके लिए अब जैसे कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार, तो पंचायत के स्तर पर भी अपनी जनसभा हो लोगों का, पंचायत स्तर पे लोग अपने विकास के मुद्दों पर खुद ही बात कर ले, ये बात करने की यहाँ बात की गई। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो बिल्कुल सही बात है, हो ही जाएगा। वित्तीय संग्रहण, अब अगर यहाँ पर आप रुक के देखें ना तो आप कहेंगे यार वित्तीय संग्रहण पंचायत का मूल उद्देश्य है क्या? आप कहेंगे कर तो वो भी लेती है,
पंचायत में भी जो मेला वगैरह लगता है या हाट लगता है उसका टैक्स तो लेती ही है पंचायत, उसी से बहुत सारे काम भी होते हैं। तो ये बात भी सही है, आपका यहाँ भी कहना सही हो जाएगा, यहाँ भी कहना सही होगा। लेकिन यही ध्यान देना है, यही यूपीएससी का खेल है, यहीं पर आप गलत करके आएंगे। अब यहाँ पर देखिए विकल्प भी दिया गया है सही उत्तर का चुनाव, तो सही उत्तर में चारों ही विकल्प दिया गया है और आपके गलत करने की पूरी संभावना बन जाएगी। आप इस सभी विकल्प को देखेंगे और डी को मार करके आएंगे, ठीक, कहेंगे आपने एक और प्रश्न सही कर दिया, लेकिन यहाँ पर गलती आपसे हो जाएगी। ध्यान देना है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य, मेन मोटो क्या है, यह पूछा गया है। क्या क्या काम होता है ये नहीं, काम तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर मुख्य काम क्या है। कई बार यूपीएससी ये आपसे जानना चाह रही होती है कि सबसे फेवरेट विकल्प तक आपका दिमाग पहुंच पाता है कि नहीं। तो यहां पर मूल उद्देश्य क्या है वित्तीय संकलन, पंचायत की स्थापना इस वजह से की गई थी, कहीं आपने देखा है ये चीजें मूल उद्देश्य में? नहीं। प्राइमरी मोटो उसका यह है कि विकास में जन भागीदारी को आगे बढ़ाइए। जो स्थानीय स्तर के लोग हैं ना, वो पंचायत जब वहां लगेगा तो वो लोग भी ग्राम सभा में आएंगे। घर के बाहर नाला नहीं बना है तो वो कहेंगे मेरे घर के आगे नाला नहीं है, बनवाओ ग्राम प्रधान से। कहेंगे जो वहां लाइट नहीं लगा हुआ है चौराहे पे, बच्चे जाते हैं वो परेशान होते हैं रात में, वहां लाइट लगाओ। अब ये चीज देखने के लिए पार्लियामेंट के लोग नहीं आएंगे, ये कौन करवाएगा? पंचायत स्तर पे वार्ड काउंसलर जो है उस पंचायत का वो कराएगा, और इसमें लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पंचायत का मूल उद्देश्य तो यही है। तो देखिए विकास जो हो रहा है, डेवलपमेंट होगा, उसमें जन भागीदारी बढ़ी ना। अब चलिए, तो वित्तीय संग्रहण उसका मूल उद्देश्य नहीं था, तो यहां पर मूल उद्देश्य पूछा गया, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? अब यहां पर समझिए, आप कहेंगे अब उसके हिसाब से एक तो स्किप कर दिया तो 4 स्किप हो गया, तो ये और ये दोनों चला गया। आप कहेंगे 1 और 3 है, इसमें 1 और 3 है, और एक कहेंगे 1, 2 और 3 है। अब देखिए दूसरा क्यों गलत होगा? राजनीतिक जवाबदेही, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य, फिर से क्या पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य फिर से समझिए कि राजनीतिक जवाबदेही है? नहीं, उसका मूल उद्देश्य यहां पर एक तो है कि विकास में जन भागीदारी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का आम सभा से हो सके। दूसरा, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना है, शक्ति एक ही जगह संग्रहित ना हो जाए, ठीक है, अलग अलग लेयर तक पहुंचे वो। इससे क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसी को अगर आप देखें थोड़ा सा बढ़ा के विस्तारित रूप से देखें तो राजनीतिक जवाबदेही इसी में आके समाहित हो जाएगा। फिर ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है, इसमें बहुत सारी बातें आ गई, तो राजनीतिक जवाबदेही इसके अंदर आके समा जाएगा। तो इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे, यानी कि मूल उद्देश्य ये नहीं है, तो मूल उद्देश्य 2 ही नजर आएगा, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 1 और 3 इसका सही जवाब सी होगा। और बहुत सारे लोग उस वर्ष ये प्रश्न गलत करा के आए होंगे। आप अपने कोई सीनियर होंगे, किन्हीं से पूछिएगा, इस प्रश्न को दीजिएगा, कहिएगा समाधान कीजिए। अब देखिए कितना आसान प्रश्न लग रहा है, लेकिन यही यूपीएससी है। यूपीएससी ने उस बार बहुतों लोगों का ये प्रश्न गलत करवाया, और इसका सही अच्छे से सोचने की जरूरत इस प्रश्न पे था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह 1 और 3 ही सही होगा, तो सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के हमने पूरा यहाँ डिबेट कर लिया, और ये जो है हमारा जो जून था ना, जून 2023, तो जून 2023 में जितने भी टॉपिक आए थे लगभग हमने उस सब पर डिस्कशन कर लिया है। अच्छे से एक एक चीज़ों को हमने समझा है और प्रश्न भी अच्छे से देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से काम कर ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐड कर लें तो संस्कृति आईएएस का मंथली मैगजीन जो होता है ना, आप इसको पढ़ लीजिए। और इसमें पढ़ना क्या है, तो जैसे कि जून 2023 का है, तो जून 2023 का जो मैगजीन है उसे पढ़ लीजिएगा आप, बस इतना कर लेना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप और थोड़ा सा चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस का ऐप है, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वह ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आसानी से पहुँच जाएंगे। वैसे भी आप गूगल में जाएंगे उस पर, तो आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा गूगल प्ले पे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास भी चलाई जाती है, और वो संस्कृति आईएएस के जो फैकल्टी हैं उनके द्वारा ही, जिस विषय से संबंधित फैकल्टी हैं उनके द्वारा ही लेक्चर चलाया जाता है।
इसीलिए आपके लिए और ज़्यादा वो उपयोगी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ तो मैंने लगभग सभी चीज़ों की चर्चा कर दिया है। जो थोड़ा बहुत रह गया होगा, एक दो टॉपिक और इम्पोर्टेंट छोटा मोटा, यहाँ से देखिएगा। इस चीज़ को और बेहतर समझना है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे टीचर का लेक्चर मिलेगा, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना के बाद अब जून 2023 से करंट अफेयर से एक भी प्रश्न आता है तो आपके रडार से अब बाहर नहीं होगा। आप यूपीएससी के को चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ से प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर जो मैं आपको लूंगा पॉलिटी का, वह जुलाई 2023 का एपिसोड 4 के साथ आऊंगा। एपिसोड 2 और 1 जो है, यानी कि जो मई 2023 और अप्रैल 2023, वह भी प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां दिया हुआ है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, एक साथ चाहें तो तैयार कर सकते हैं यदि आपने पीछे नहीं देखा है तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इसको कर ले जाएंगे। और इसके अलावा आपसे एक बस विनम्र आग्रह है, आग्रह ही कर सकते हैं, और बिना आग्रह यह है कि जून 2023 का हमने कर लिया। जब अब मैं अगला लेक्चर लूंगा तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत करके जुलाई 2023 के जो टॉपिक आए थे ना, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ताकि हम जब उस पर डिस्कशन करें तो आपको बहुत अच्छा लगे, वो आप अच्छे से समझ पाएँ। तो इतनी बातों के साथ कि हम जल्द आएंगे आपके बीच और फिर हम चर्चा करेंगे। और आपसे ही भी इतना आग्रह करते हैं कि आप थोड़ा पढ़ के आइए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई और मुद्दा हो जो आपको लगता हो कि सर छूट गया हो, उस टॉपिक को थोड़ा सा बता दीजिए, मैं जरूर बता दूंगा। इसके अलावा यदि ये जो 9 टॉपिक हमने चर्चा किया, इसमें भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगे कि सही से समझ में नहीं आया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा। इसी वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।